हाँ देखिएगा बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीएससी बीएड या बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है क्वांटम। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये पेपर फर्स्ट थर्ड, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी फर्स्ट थर्ड का रेशियो रहता है, फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर ऐसे। सेकंड पेपर जो आता है बीएससी थर्ड ईयर में हमारे पास, सेकंड जो बीच में जैसे जिसको हम बोलते हैं, एक नेक्स्ट पेपर हमारे पास आता है सॉलिड और एक पेपर आता है हमारे पास न्यूक्लियर। ये तीन पेपर आते हैं बीएससी या बीएससी बीएड में। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कहानी है। इस पेपर के बारे में जिक्र हमने तो किया था सेकंड ईयर में थर्मो वाले पेपर के साथ, थर्मोस्टैटिक्स में सेकंड ईयर में। तो अब आगे इस पेपर को हम जो डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इन दोनों में यूज आता है। तो देखते हैं क्वांटम का जो पहला ही क्वेश्चन बनता है इस पेपर में, पहली ही कहानी आती है, वो कैसे आती है ध्यान से देखोगे। किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिएगा। सर ये जो क्वांटम है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, क्वांटम का जन्म कैसे हुआ, विकसित कैसे हुई, तो इसकी जो कहानी आती है हमारे बीएससी लेवल पर वो हम इधर देखने जा रहे हैं। एक हमारे पास आता है क्वांटम के साथ में क्लासिकल। क्लासिकल यानी चिरसम्मत। ये क्लासिकल जो है ये आके जिस पॉइंट पर आके इसके लॉज काम करना बंद कर दिए थे, यानी जिस जगह आके चिरसम्मत भौतिकी के नियमों ने, फार्मूलाज ने, नियमों ने कंप्लीटली काम नहीं किया था, वर्क नहीं किया था, उस जगह आके एक नई फिजिक्स का रिक्वायरमेंट हुआ, नए रूल्स का रिक्वायरमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम फिजिक्स। देखिएगा इसको क्वांटम को कैसे कहानी बनी सर। नेचर में क्या हो रहा था, नेचर में 19वीं सेंचुरी के एंड में, 19वीं सदी के अंत में कहानी ऐसे मानी जा रही थी कि नेचर में अवेलेबल जितने भी अभी तक ज्ञात नियम है, ऑल नियम, अभी तक के जितने भी ज्ञात नियम है वो सब क्या कर देंगे, पूरी फिजिक्स को एंटायर कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए अवेलेबल है, सफिशिएंट है, ऐसा माना गया, ऐसा कंसीडर किया गया। बट कहानी कुछ अलग थी। 19वीं शताब्दी के एंड में, अंत में कहानी क्या बनी थी यहाँ पर कि भौतिकी के अंदर कुछ प्रायोगिक तथ्य आए, कुछ प्रायोगिक घटनाएं हुई, विवेचना घटनाएं आई, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्लैक बॉडी, कृष्णिका विकिरण और कॉम्पटन प्रभाव। ये जो आए तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए ज्ञात फिजिक्स के जो नियम थे उनको अप्लाई किया गया। तो फिर पता चला हमको कि ये सफिशिएंट नहीं है, हमको मींस साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि ये समझा नहीं सकते। तो सर क्या कहानी बनी, उस टाइम पर क्या माना जा रहा था, नेचर में ये कंसीडर किया जा रहा था क्या कि मैटर जो है, मैटर द्रव, इसको दो तरीके से माना गया था, दो तरीके से। एक तो इधर से माना गया हमारे पास पार्टिकल नेचर, और एक माना गया हमारे पास वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर को बात आती है और वेव नेचर की बात आती। जब पार्टिकल नेचर की जो कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी समस्या आती, तो इसको समझाने के लिए हम जाते थे बाबा न्यूटन के नियमों के पास। और जब कभी भी वेव नेचर का प्रॉब्लम आता, तरंग से संबंधित प्रॉब्लम आता, तो उनके लिए हम जाते ताऊ मैक्सवेल के पास। यानी फिर सुनिएगा ध्यान से, कहानी कैसे बन रही थी सर कि मैटर को दो फॉर्म में माना गया था, एक तो माना गया था पार्टिकल नेचर और एक माना गया वेव नेचर। वेव नेचर का जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको हम समझा रहे ताऊ मैक्सवेल के नियमों के आधार पर, उनके नियम उठाए और समझा दिए। इधर दूसरी तरफ यदि पार्टिकल नेचर यानी कण प्रकृति, जब कभी भी कोई कण प्रकृति का प्रॉब्लम आ रहा तो उसको समझाने के लिए हम कैसे जा रहे थे, न्यूटन बाबा के पास, बाबा के नियम लगाए, कहानी सेट। बट 19वीं सेंचुरी के एंड में, 19वीं शताब्दी के अंत में फिजिक्स के अंदर
कुछ ये इवेंट्स आए, कुछ घटनाएं आई, जैसे ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए जब इधर गए, कहा बाबा न्यूटन के पास, तो ये कुछ आधा ही समझा पा रहे थे। इधर ताऊ मैक्सवेल के नियमों के पास गए तो ये भी कुछ आधा ही समझा पा रहे थे, मतलब कंप्लीटली ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर कहानी क्या बनी, यहां पर आके एक बात पता चला कि अभी तक जो हम ये सोच रहे थे कि फिजिक्स में ज्ञात सभी रूल्स, अभी तक जो ज्ञात नियम है, इनके द्वारा हम कंप्लीटली फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बात क्या है, गलत हो गई। यहां पर ये बात काम नहीं कर रही। तो फिर कहानी क्या बनी कि अब फिजिक्स में कुछ न्यू, यानी न्यू थ्योरी, नए सिद्धांतों की जरूरत हुई कि जो इन ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको एक्सप्लेन कर सके, इनको समझा सके। इसके लिए न्यू थ्योरी की जरूरत पड़ा, नए सिद्धांतों का रिक्वायरमेंट हुआ, जरूरत हुआ। तो इसके लिए कहानी क्या बनी, अब इसके लिए जब चर्चा चल रही थी तो यहां पर आते भाई साहब प्लांक, मैक्स प्लांक। कौन आते? मैक्स प्लांक 1900 में। मैक्स प्लांक अपनी खुद की थ्योरी देते, अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करते। तो उससे पहले एक बात जो यहां से निकल के आती है वो सुनिएगा ध्यान से। दो फिजिक्स का दो डिवाइडेशन हम जो कर रहे हैं, एक तो क्लासिकल और एक क्वांटम। यानी क्लासिकल फिजिक्स क्या, ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका विकिरण, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन परिघटनाओं, इन घटनाओं को जो सिद्धांत समझा नहीं पा रहे थे, भौतिकी के वे सिद्धांत जो कृष्णिका विकिरण, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनको पूर्ण रूप में समझा नहीं पा रहे थे, ऐसी फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? सर्वसम्मत भौतिकी। क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। दूसरी तरफ कृष्णिका विकिरण, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए जिस नई थ्योरी की आवश्यकता हुई, जिन नए सिद्धांतों की आवश्यकता हुई, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम थ्योरी। उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम थ्योरी। इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ? क्वांटम थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, उद्भव हुआ, जन्म हुआ। किस तरीके से? जिस पॉइंट पर आके क्लासिकल फिजिक्स ने काम करना एकदम छोड़ा नहीं, टोटली कंप्लीटली पूर्ण रूपेण काम नहीं कर पा रहा था, यानी क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स वैलिड नहीं हो पा रहे थे, पूर्ण रूपेण समझा नहीं पा रहे इन प्रायोगिक घटनाओं को। इनका थ्योरेटिकल तो समझा रहा था, लेकिन कंप्लीटली प्रायोगिक रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो जब प्रायोगिक ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, जैसे हमारे पास एक अमीटर है, लेट कंसीडर एक अमीटर है, हमको पता है कि इस अमीटर में हमारे पास मापन आ रहा है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, ये हमारे पास मापन आ रहा है, धारा का मान आ रहा है। बट थ्योरी से जब हम काम कर रहे हैं, थ्योरेटिकल जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कैलकुलेशन से, तो उस जगह आ रहा है 5 एम्पियर। तो दोनों चीज क्या है? अलग अलग है, दोनों चीज अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको हम समझा नहीं पा रहे, यानी प्रैक्टिकली अलग आ रहा है और थ्योरेटिकली अलग आ रहा है। तो क्या हो गया? दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। तो हमारा ये प्रैक्टिकली वैल्यू तो सही, प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है, लेकिन थ्योरी में कुछ न कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो इस करेक्शन के लिए फिजिक्स में कुछ नई नियमों की, नई थ्योरी की रिक्वायरमेंट हुई, और वो क्या कहलाती है? हमको क्वांटम थ्योरी। क्लियर? यहां से आगे चलते हैं। तो यहां आते हैं भाई साहब मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लांक। यहां कौन आते हैं? 1900 में मैक्स प्लांक। और ये कहते हैं कि तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, तभी मेरे नियम तुम्हारे लिए वैलिड होंगे। तो ये अपनी हाइपोथेसिस देते हैं, अपनी परिकल्पना देते हैं। बोले क्या? लोगों ने पूछा क्या मानेंगे? तो इन्होंने बताया अपनी कहानी, उसको ध्यान से देखिएगा। यहां तक किसी कोई समस्या? नोट्स का कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मैंने पीडीएफ डाल रखा है तुमको ग्रुप में, और किसी को चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना मेरे वाले पर, और पीडीएफ मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, नोट्स तुमको मिल जाएगा। कुछ बच्चों के पास तो अवेलेबल है और कुछ के लिए यहां से ले लेना जिनके पास नहीं है, बाकी ग्रुप में डाल रखे हैं। अब देखिएगा मैक्स प्लांक ने क्या बोला यहां पर, कि मैक्स प्लांक ने यह बोला था कि हम इस क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में जो डिफरेंस आ रहा था, यहां पर इन्होंने बोला था कि जो हम एनर्जी को ले रहे हैं,
क्लासिकल फिजिक्स में जो हम एनर्जी का यूज कर रहे थे वो कैसा कर रहे थे, सतत रूप से कर रहे थे। कैसा मान रहे थे, एनर्जी को सतत मानते। क्लासिकल में जैसे E बराबर हमारे पास एनर्जी हाफ के टी, एनर्जी हाफ के टी, के क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक, और जिस किसी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो एनर्जी को हम कैसा लेते थे, सतत लेते। कहां, क्लासिकल में। बट अब जब ये घटनाएं आई हमारे पास, ये प्रायोगिक घटनाएं आई, कौन कौन, ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने अपनी बातें बोले मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे मानना, तब तो तुम्हारी कहानी सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने 1900 में अपनी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि एक तो जो तुम एनर्जी को यहां पर सतत मान रहे हो, इसको पहला ही पॉइंट ये बोला उन्होंने, डिस्क्रीट मानो, असतत मानो। क्या मानो, डिस्क्रीट, विविक्त कंसीडर करो इसको। तो सर बोले कैसे ले, बोले जो कोई भी ऑसिलेटर है, प्लांक ऑसिलेटर आएंगे अभी थोड़ी सी देर में जब मैं बताऊंगा, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला कि इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इन ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक, आगे जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी इन सब के लिए एनर्जी डिस्क्रीट माननी पड़ेगी। यानी किसी एक क्वांटा के मल्टीपल के रूप में मानो, किसी एक क्वांटा या बंडल, पैकेट, क्या बंडल या पैकेट, कैसे, जैसे एक बंडल होता है, एक बंडल पैकेट होता है, जैसे दूध मिलता है, आधा लीटर मिलता है दुकान पर, डेयरी वाला, तो आधा लीटर। अब ऐसा नहीं है कि उस दुकानदार से ऐसे बोल देंगे जाके कि तू 250 ml दे दे, इसमें से निकाल के 250 दे दे, नहीं। अब आधा है फिक्स, आधा के मल्टीपल में मिलेंगे, आधा ले लिया, फिर नेक्स्ट आधा, फिर नेक्स्ट आधा, फिर नेक्स्ट आधा, यानी वो फिक्स हो गया कि इस आधा लीटर के मल्टीपल में ही हम ले पाएंगे और उसके बीच में कहीं भी कोई रेशियो नहीं ले पाएंगे। जैसे 750 ml का बोले दे दे, तो पॉसिबल है क्या ये वैल्यू, नहीं, दैट इज द डिस्क्रीट फॉर्म। तो ऐसे ही एनर्जी के लिए प्लांक भाई साहब ने कहानी बोली कि इस एनर्जी को डिस्क्रीट फॉर्म में लेना, विविक्त रूप में लेना। कैसे लेना है सर विविक्त रूप में, कि E बराबर किसी एक छोटी क्वांटिटी, छोटे नंबर, यानी एक बंडल के मल्टीपल के रूप में लो। यानी उन्होंने जो बताया E बराबर बोले h न्यू, और यहां पर एक संख्या उन्होंने गुना की n, यानी n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, n बराबर 1, कितना आ जाएगा, E1 बराबर h न्यू, E2 बराबर 2h न्यू, एंड सो ऑन। ये सब चलता जाएगा, आगे क्या होगा, चलता जाएगा। E3 यानी 3h न्यू, E4 4h न्यू। यानी एक बात देखिएगा ध्यान से, यहां कहीं भी इसमें चारों में किसी में भी ये है क्या कि आधा h न्यू दे दो, या 2.5h न्यू दे दो, या 3.5h न्यू दे दो, या 4.5h न्यू दे दो, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं ना। मतलब एक h न्यू है, यानी इनको मैं लेयर में बना के बताऊं तुमको, तो इस तरीके से विविक्त, जिसको हम CD बोलते हैं, यानी हमारे पास ये फिक्स इंटरवल हो गया, इनके बीच का ये फिक्स इंटरवल हो गया सर, इनके बीच का फिक्स इंटरवल हो गया कि इनके बीच में हमको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, सीधा जैसे तुम समझो इस बात को, दैट इज द डिस्क्रीट फॉर्म। कि जैसे ये राजधानी ट्रेन है तुम्हारा, क्या है, राजधानी ट्रेन तुम्हारा, एक कोटा से छूटा, यहां कोटा है, कोटा से छूटा, एक कोटा से ट्रेन छूटते ही बीच में नहीं रुक रहा, ये सीधा कहां रुक रहा है, दिल्ली रुक रहा है, कहां रुका, दिल्ली रुका है, जाके सीधा ही दिल्ली रुका। तो बीच में जो गैप है, ये गैप में हमको वैल्यू नहीं मिलेगा, ये होता है विविक्त, डिस्क्रीट। आया बात समझ में। कभी भी दुकानदार से जाके ऐसे नहीं बोल सकते, डेयरी का जहां दूध बिकता है, कि सर आप एक काम करो 750 ml दे दो, तो मना कर देगा कि नॉट पॉसिबल। वो बोलेगा एक काम कर सकते हो तुम कि आधा लीटर का ले जाओ, दूसरा आधा लीटर का ले जाओ, 1 लीटर ले जाओ, या फिर आधा लीटर ले जाओ, इनके मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा, बीच का वैल्यू नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर एनर्जी कैसे नहीं पाया जाएगा, आधा h न्यू, या 1.5h न्यू, या 2.5h न्यू, या 3.5h न्यू, या 4.5h न्यू, इस तरीके से कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। ये हुआ एनर्जी का कौन सा फॉर्म, विविक्त, यानी असतत, यानी डिस्क्रीट, सतत नहीं है। 1 से और 2 के बीच में, यहां देखें तो 1 से और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं, तो इन बीच की संख्याओं को नहीं हम डायरेक्ट 1 से कहां जंप लगाए, 2 पर,
एक से कहां पर जंप लगाया, डायरेक्ट 2 पर। दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट फॉर्म, विविक्त रूप। ये आया बात समझ में? यानी एक क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी का एक क्वांटा फिक्स हो गया, कितना, वो क्वांटा कितना है, h इंटू न्यू, यानी h न्यू के मल्टीपल के रूप में एनर्जी हमको मिलना चाहिए। या तो 1h न्यू हो, या 2h न्यू हो, या 3h न्यू हो, या 4h न्यू हो। तो भाई साहब ने पहली बात क्या बोली कि जो तुम यहां गलती कर रहे हो सबसे बड़ी, कि एनर्जी को कंटिन्यूअस ले रहे हो, वो नहीं चलेगा। यहां पर एनर्जी कैसा लेना पड़ेगा, डिस्क्रीट फॉर्म लेना पड़ेगा, विविक्त रूप लेना पड़ेगा, यानी h न्यू के मल्टीपल में लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा। तो भाई साहब ने ये जो कहानी बोली कि इसको तुम मान लो और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद जब देखा गया आगे इसकी मैक्स प्लांक की हाइपोथेसिस आएगी पूरी, वो मैं बताऊंगा आगे चल के तुमको। लेकिन उससे पहले जो मैंने पूरी कहानी सेट करनी है, उस कहानी को समझो पहले दिमाग में ध्यान से। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैक्स प्लांक आए और उन्होंने क्या बात बताई कि जो अभी तक तुम एनर्जी को कंसीडर कर रहे थे, क्या कंसीडर कर रहे थे, एनर्जी को तुम रेगुलर कंटिन्यूअस मान रहे थे, सतत मान रहे थे। सतत नहीं मानकर इसको कैसा मानना है हमको, असतत। यानी सतत का दूसरा एग्जांपल, यहां एनर्जी को जो सतत मान रहे थे, जैसे सतत का एग्जांपल हम देखें तो जो बोरिंग है, मशीन जो हमारे पास पाइप है, पाइप से जो पानी आ रहा है, मोटर चले लाइट आ रहा है, तो पानी जो गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, दैट इज द सतत, कंटिन्यूअस फॉर्म, दैट इज द कंटिन्यूअस फॉर्म। और डिस्क्रीट फॉर्म असतत, यानी इसके h न्यू के मल्टीपल में हमको मिलना चाहिए, h न्यू मिल जाए, या 2h न्यू मिल जाए, या 3h न्यू, या 4h न्यू, यानी पैकेट के फॉर्म में मिले, क्वांटा बंडल के रूप में मिले, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट फॉर्म। ये भाई साहब प्लांक ने अपनी कहानी सेट की। इसके आधार पर आगे की पूरी क्वांटम से संबंधित जितनी भी सिद्धांत आए, आगे जितनी भी फिजिक्स आई, उस सबको हमने टोटली एक्सप्लेन कर दिया। इस यानी बात बोले तो प्लांक भाई साहब ने फिजिक्स के अंदर एक क्रांतिकारी कार्य किया, क्रांति ला दी उन्होंने। क्योंकि अभी तक 19वीं शताब्दी के एंड तक हम क्या कहानी मान रहे थे कि अभी तक जितने भी लॉज वैलिड है, अभी तक जो ज्ञात लॉज है, वो सब क्या कर देंगे, फिजिक्स को समझा सकते हैं। बट हुआ इसका उल्टा। यहां पर 19वीं शताब्दी के एंड और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या है, ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये लॉज आए। इन लॉज को अभी तक ज्ञात नियमों की सहायता से पूर्ण रूपेण हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो फिर आगे कहानी क्या बनी, आगे कहानी ये बनी सर हमारे पास कि भाई साहब मैक्स प्लांक आए और उन्होंने क्या बोला, मैक्स प्लांक ने आके ये बात बोली कि भाई साहब जो तुम एनर्जी को यहाँ कंसीडर कर रहे हो, इसको क्या मानिएगा, सतत नहीं मानकर इसको क्या मानिए, असतत मानिए, डिस्क्रीट फॉर्म मानिए, किसी एक फिक्स नंबर के गुणज के रूप में मानिए। एक नंबर, तो एनर्जी का एक हमने नंबर लिया h न्यू, तो इस h न्यू के फॉर्म में माना। जैसे यहाँ पर जो एक टेबल ये बन रहा है, ये कितना है, जैसे h न्यू, फिर यहाँ पर 2h न्यू, फिर यहाँ पर 3h न्यू, यहाँ पर 4h न्यू, ये तो इनके बीच का एक गैप फिक्स है। h न्यू के बाद सीधा ही कितना ट्रांसमिट हो रहा है, h न्यू, यानी इनके सबके बीच का जो अंतर है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये कितना है सर, h न्यू। ये वाला अंतर कितना है, h न्यू। ये वाला डिफरेंस कितना है, h न्यू। यानी इन सब के बीच का गैप फिक्स है, इसी का तो गुणज माना गया है, h न्यू, h न्यू, h न्यू। ये तो ये जो हमको बोले थे मैक्स प्लांक ने, बहुत क्रांतिकारी विचार यहाँ पर आके इनका ये सिद्ध हुआ। इसी के आधार पर हमने आगे सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। आया बात समझ में? अब आता